नमस्कार साथियों, कक्षा 11 जीव विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके सामने है। आप सभी जानते हो कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है और हर डिस्ट्रिक्ट का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर अलग अलग होता है, लेकिन अधिकांश ये देखा गया है कि इन पेपरों में से काफ़ी क्वेश्चन अपने को समान देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न पत्र को हम हल करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, तो आप सभी जानते हो घरेलू मक्खी को हम क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रोटोजोआ के किस समूह द्वारा निद्रालु व्याधि मतलब रोग निद्रालु नामक बीमारी उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होता है कसाबी प्रोटोजोआ द्वारा। कौन से, कसाबी प्रोटोजोआ द्वारा ये रोग हमें उत्पन्न होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला, क्योंकि क्लोरेला में काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, इस कारण से इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री है वो शैवाल, इस क्लोरेला शैवाल को भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करें। इसे पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एनिलेडा या टीनोफोर में से किसको समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द टीनोफोरा। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अस्टिल फल का उदाहरण है। अस्टिल फल जिसमें गुठली पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब, आम हो जाएगा। तो अस्टिल फल मतलब जिसमें क्या पाई जाए, गुठली पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आम। अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन तो प्रत्येक बच्चा जानता है जो बायोलॉजी लेकर क्लास 11-12 की पढ़ाई करता है कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। तो सभी जानते हो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, तो राइट आंसर होगा एटीपी। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन है कि इस एटीपी का पूरा नाम जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए, जिससे मुझे भी आइडिया लग जाए कि आपको बायोलॉजी किस लेवल की आती है और कितनी आपकी तैयारी अच्छी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक का मतलब जिसका निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम ऊतक। इसका राइट आंसर क्या होगा, जाइलम ऊतक। तो जो जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम और दूसरा क्या होता है आपका फ्लोएम। तो वे ऊतक जिनका निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है उसको जाइलम और फ्लोएम। तो राइट आंसर क्या हो गया, जाइलम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मूल के साथ कवक के सहजीवी संगठन को कहते हैं। मूल के साथ कवक के सहजीवी संगठन को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। क्या हो जाएगा, माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपके लिए। सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों में कौन सा पथ पाया जाता है। देखो C4 तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें C3 भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द, C3 व C4 दोनों। कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों में कौन सा पथ पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा C3 और C4 दोनों हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी के साथ क्लास 11
के नोट्स यदि आपको प्राप्त करने हैं तो एम के बूस्टर आप ऐप डाउनलोड कर लिए गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की पर। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दो चल और अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म के संलयन को ब्लैंक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोगेमी। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी। दो चल तथा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म के संलयन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं। टेरिडोफाइटा में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम शंकु इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन कहते हैं। जिसे हम शंकु या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिकों द्वारा रिक्त स्थान का प्रतिपादन किया गया। तो आप सभी जानते हो स्लाइडन और स्वान ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कोशिका सिद्धांत का, सेल थ्योरी, अर्थात कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों को पोषक विलयन में उगाने की तकनीक को, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो होगा उत्तक संवर्धन, जिसको आप इंग्लिश में टिश्यू कल्चर कहते हो, कि पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की तकनीक को उत्तक संवर्धन कहते हैं। लेकिन आप जानते हो कि इसके स्थान पर अगर आप यहाँ जल संवर्धन, जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, वो भी आप लिखोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, हाइड्रोपोनिक्स। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक। अब हम उन क्वेश्चनों की बात करते हैं जिनका आंसर आप एक पंक्ति में ये लिखना है, जो आपके सामने आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है श्वसन मूल को परिभाषित कीजिए। जो श्वसन मूल पहले तो किस में पाई जाती है? जिनको मैग्रो वनस्पति में पाई जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि श्वसन मूल के लिए बात कर रहे हैं कि मैग्रो वनस्पति में पाई जाने वाली ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ें जो श्वसन का कार्य करती है, उन्हें श्वसन मूल या अपने नाम सुनोगा न्यूमेटोफोर कहते हैं। देखो पहली बात तो मैग्रो वनस्पति कहाँ पाई जाती है? दलदली स्थानों पर पाई जाती है। दलदली स्थानों पर पाई जाती है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कुछ जड़ें होती है वो मृदा से बाहर निकल आती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती दशा देता। कुछ जड़ें मृदा से बाहर निकल के श्वसन का कार्य करती है, उन्हें बोलते हैं श्वसन मूल। अगला, तिल चट्टे के उदर में कितने खंड होते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तिल चट्टे के उदर में कितने खंड होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने? 10। तिल चट्टे के उदर में कितने खंड होते हैं? 10। अगला, पीपी येलो माइक्रोप्लाज्मा, पीपी येलो का क्या पूछा आपसे पूरा नाम? तो पीपी येलो का पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है, रंध्र तंत्र का निर्माण किससे होता है? तो रंध्र की बात कर रहे हैं तो इसका निर्माण अगर हम बात करें तो एक तो आपकी द्वार कोशिका, क्या द्वार कोशिका, एक इसके निर्माण में भाग लेती है सहायक कोशिका, द्वार कोशिका, सहायक कोशिका और केंद्र छिद्र, ये आपके रंध्र तंत्र के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, वहद अणु किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, जो नाम से के लिए वहद का मतलब बड़े अणु, तो छोटे अणुओं के मिलने से जब बड़े अणु का निर्माण होता है तो उसे हम वहद अणु कहते हैं। उदाहरण थे जैसे आपका प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। तो छोटे अणुओं के मिलने से, छोटे
अणुओं के मिलने से बने बड़े अणुओं को वहद अणु कहते हैं। छोटे अणु के मिलने से बने बड़े अणु को वहद अणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे आपने यहाँ लिख दिया प्रोटीन। प्रोटीन की एकलक इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। जैसे आपका सेल्यूलोस, ग्लाइकोजन, स्टार्च। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक तत्वों से आप क्या समझते हो? कि देखो सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब होता है कि पौधों में ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा बहुत कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है। अगर एग्जांपल लें कि अगर 100 मिलीग्राम की बात करें, अगर पौधों के सूक्ष्म भार के 100 मिलीग्राम में इनकी मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम के मध्य होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बोरोन है, जिंक है, कैडमियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं पोरीन किसे कहते हैं? पोरीन किसे कहते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली एक प्रकार की प्रोटीन है। पोरीन क्या है? लिख देता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है? आपकी पोरीन कहलाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपकी चैप्टर के 1 से लेकर 12 तक जो लघुरात्मक क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन थे, वो मैंने करवा दिए। अब खंड ब जिसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं आपके स्क्रीन के सामने लेकर आता हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन मिलान वाला है। खंड ब में स्तंभ 1 को स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलाइए। तो ये 4 आपको जगह दे दिए, इनको इनकी विशेषताओं से मिलाना है। पहला है पोरीफेरा। आप सभी जानते हो कि पोरीफेरा में कौन से छिद्र पाए जाते हैं? ऑस्टुकुलब पाए जाते हैं। तो पोरीफेरा का मिलान किससे हो जाएगा? ऑस्टुकुलब से। दूसरा है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन सी कोशिका पाई जाती है? ज्वाला कोशिका पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन सी कोशिका पाई जाती है? ज्वाला कोशिका पाई जाती है। इसका अलावा एनिलिडा। एनिलिडा में जो शरीर होता है वो खंडी युक्त होता है, तो खंडी भवन। तो एनिलिडा की विशेषता होगी खंडी भवन। और लास्ट वाला बच गया वो तो आप जानते हो, ऑर्थोपोडा संधियुक्त उपांग। ऑर्थोपोडा संधियुक्त उपांग तो बिल्कुल याद होना चाहिए। पोरीफेरा, ऑस्टुकुलब, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ज्वाला कोशिकाएं, एनिलिडा, खंडी भवन, ऑर्थोपोडा संधियुक्त उपांग। इसके बाद वाले क्वेश्चन की हम आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। देखो इन क्वेश्चनों के आंसर काफ़ी बड़े हैं तो यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न लिखित में से भेद कीजिए। खुला व बंद संवहन तंत्र, बसंत दारू व शरद दारू में अंतर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। आप इसका अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में 4 अंतर लिखिए। हरित लवक का नामांकित चित्र बनाइए। पादप में जल परिवहन हेतु मूल दाब की क्या भूमिका निभाता है? पैसे उत्तर का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छी तरीके से आप अपने एग्जाम देने जाए तो उससे पहले इनको याद करके जाए, जिससे इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो सके। इसके बाद हम बड़े वाले क्वेश्चनों की तरफ चलते जो आते हैं अब आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पे कि नाइट्रोजन चक्र को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। प्रकाश अभिक्रियाएं क्या होती है? और इसके बाद में बड़े क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया कि मेंढक के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना के इसका वर्णन करना है। अगला टिप्पणी लिखी कि इस पर सूत्र युग्मन, युगली, काइजेमेटा और कोशिका चक्र के बारे में। और सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया केल्विन चक्र का रेखा चित्र बना के इसका वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से यह आपका क्लास 11 का हाफ ईयरली का पेपर आपके सामने है। आप ये रखना कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम का जो पेपर है वो 50 अंकों का होता है। तो अब आप कमेंट्स करके बताइए यही पेपर अगर आपके एग्जाम में आता तो आप 50 में से कितने अंक प्राप्त कर पाते। और ये पेपर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। इसी के साथ फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।